हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। काफ़ी समय से आप इंतज़ार कर रहे थे कि रीजनिंग के बारे में बताइए, रीजनिंग का पहला चैप्टर बताइए, रीजनिंग के चैप्टर का सीक्वेंस बताइए, रीजनिंग को कैसे पढ़े बताइए, रीजनिंग की बेस्ट किताब बताइए। मतलब बहुत सारे कमेंट आपने कर दिए थे, तो मुझे बनाना पड़ा, बताना पड़ा। हालांकि मैंने ये सोचा था कि अगर मैंने गणित के बारे में बताया, जिन लोगों को इंटरेस्ट आ जाता है गणित पढ़ने में, तो वो ऑटोमेटिकली रीजनिंग से उनका संबंध अच्छा बन जाता है। लेकिन फिर भी अगर रीजनिंग का पैटर्न समझना है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर के सीक्वेंस नहीं बताऊंगा इसमें, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में बहुत बड़े अंतर नहीं है। अगर आप मैथ को अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो रीजनिंग को बनाना और समझना बहुत सिमिलर हो जाता है। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे बात करके आपको समझाऊंगा कि जब आप परीक्षा में बैठते हैं ना, तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके परीक्षा के परिवेश को, आपका उस समय माइंड सेट, यहाँ तक कि आपने घर में क्या सीखा है, उससे बहुत अलग चीज वो रीजनिंग में पूछ लेता है। आप अगर टीचर के पास जाके रीजनिंग को बहुत अच्छा पढ़ लेते हो, बहुत अच्छा पढ़ लेते हो, लेकिन आपका भौतिक ज्ञान नहीं है, आपने बाहरी परिवेश में माइंड सेट किसी ऑब्जेक्ट में लगा नहीं पाते आप, तो रीजनिंग को करना बहुत मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। चीज़ों को सोचना समझना, किस समय पे क्या आपको करना चाहिए, एक तरीके का लॉजिक, आपको सोचने का ढंग अगर नहीं है, तो आप कितनी भी अच्छी किताबें लगा लो, कितने भी अच्छे से टीचर से पढ़ लो, रीजनिंग में स्कोर अच्छा नहीं बन पाएगा। आपको बताता हूँ कि रीजनिंग बहुत सारे लोगों के लिए बहुत टफ चीज है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए रीजनिंग बिल्कुल सिंपल है। इवन वो प्रतिदिन के केवल 30 मिनट से 60 मिनट के बीच में ही रीजनिंग को देते हैं और फिर भी परीक्षा में एक अच्छा स्कोर करते हैं। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स को छोड़कर बाकी सभी चैप्टर आपको केवल जब आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठोगे, जब आप एग्जाम सेंटर में बैठोगे, ऑन द स्पॉट आपको क्वेश्चंस पढ़ के उस सिचुएशन को समझना है और सॉल्व करना है। ना कि आप उस चीज को घर में पढ़ के जाओगे और वो सेम टू सेम आपको मिलेगा, नहीं। क्योंकि अब पैटर्न और लेवल बहुत डिफरेंस हो रहा है। वो जमाना चला गया जब वो एक त्रिकोण दे देता था और उसमें सिंपल सा पूछता था इसमें कितने ट्राइंगल हैं, और उसी तरीके के प्रश्नों को आप घर में करके चले जाते थे। उसमें आप ट्रिक लगा लेते थे कि दो हैं तो तीन हो जाएगा, तीन है तो चार हो जाएगा, फिर वन टू थ्री करके प्लस कर दो। मतलब ये सब सिस्टम बहुत कम आते हैं। अब वो अगर पैटर्न देता है तो वो कुछ इस तरीके की फिगर देगा ना कि आपको वहां गिनना ही पड़ेगा। तो उस काम को करने के लिए आपको घर में अपने दिमाग को ना मसल्स, मतलब कि मालिश करनी पड़ेगी। वो मालिश कैसे करें उसके लिए मैं सीक्वेंस बताऊंगा, ठीक है। इतनी रामायण मैंने इसलिए बताई कि आप समझो, वरना तो आप फिर रेलगाड़ी वैसे ही चलाना शुरू कर दोगे और फिर समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो चैप्टर इसमें मैटर नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि देखो, कैलेंडर जो चैप्टर है वो बहुत ही रेयर होता है कि उससे प्रश्न पूछे जाएं। इस बार ग्रुप डी में और एएलपी टेक्नीशियन में आप, हालांकि सबके में नहीं पूछा गया था, इक्का दुक्का प्रश्न किसी के में पूछा गया था, और ये टफ टफ चैप्टर माने जाते हैं। मैं आपको चैप्टर्स के नाम सीक्वेंस से बताता हूँ, आप एक बार लिख लो। सीक्वेंस से क्या बताऊं यार, आप किसी भी किताब को उठाएंगे उसमें सारे चैप्टर मिलेंगे। मैं यहाँ पे इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ कि इसमें इंटरेस्ट कहाँ से आएगा। सबसे पहला काम है, आप अल्फाबेट सीरीज को ना ए से लेके जेड तक, अभी 10 मिनट लगेगा, उसको याद कर लो। वो इजोटी वाला सिस्टम या फिर और कोई ट्रिक ट्रैक मत लगाओ। केवल एट द टाइम MNOP जो वर्ड है ना, उसके साथ एक नंबर जोड़ो, जो उस नंबर पे आ रहा है, उस संख्या को अपने दिमाग में बिठा लो। वो इजोटी फिजोटी मत लिखना और वो सिस्टम मत करना, इसको याद कर लो। देन इसको याद करने के बाद जब रीजनिंग को शुरू करोगे, रीजनिंग अरिहंत की किताब उठा लो या RS अग्रवाल की उठा लो, वहां से बनाओ अगर शुरू कर रहे हो। नहीं तो जो लास्ट ईयर परीक्षाएं हो चुकी हैं, बहुत बल्क में क्वेश्चंस हैं, रेलवे वाले प्रश्न आपको प्लेटफॉर्म वॉल वन वॉल टू करके मिल जाएगी रीजनिंग की, उसमें प्रैक्टिस करो। रीजनिंग में सीखा नहीं जाता, रीजनिंग में प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। और रीजनिंग में अगर आपको बिल्कुल ही डर लगता है, तो रीजनिंग के टॉपिक वाइज जिन्होंने रेलवे की क्लास चला रखी है, एक बार उन्होंने लगभग 100 80 लेक्चर्स में रीजनिंग को पढ़ाया है। वो पढ़ाने का मतलब वो पढ़ाया वो नहीं है, उन्होंने केवल अपने हिसाब से क्वेश्चंस को, एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कराए हैं। और रीजनिंग में कोई भी, जैसे मैथ में होता है ना कि कोई भी सीमा नहीं है कि कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऐसी रीजनिंग में जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे, प्रैक्टिस का मतलब देख लोगे, अलग 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 वैरायटी के क्वेश्चन सिर्फ देखे रहो,
देखने के बाद वो पजल्स की तरह अपने दिमाग में सेट करके रखो, और जब परीक्षा में बैठोगे तो पजल्स को सेट करना आना चाहिए, समझे? रीजनिंग कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप घर में बैठ के पूरा एकदम जैसे जीके जीएस की तरह आप उसको रट लोगे या मैथ के फॉर्मूले की तरह रट लोगे और आपका वहां काम हो जाएगा। नहीं, रीजनिंग में केवल दो तीन चीजें हैं, दो तीन चीजें, एक एक घड़ी का चैप्टर है, एक कैलेंडर का चैप्टर है, और आपका घड़ी, कैलेंडर, ये दो चैप्टर हैं। इसके अंदर आपको कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे, बाकी पूरा चैप्टर जो है वो आपको केवल प्रैक्टिस पे है, ठीक है? अब रीजनिंग पढ़ना कहाँ से? आप अरिहंत की मार्केट से किताब लाना, वहां से पढ़ना। और यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो आप दीपक सर से पढ़ सकते हो, और अपना जो वाईफाई में पढ़ाते हैं हितेश सर से पढ़ सकते हो, जो वाईफाई में पढ़ाते हैं, उन्होंने पूरा अच्छे से पढ़ाया है। उसके बाद आप प्रियल मैम से पढ़ सकते हो, जिन्होंने जो एग्जामपुर में थी पहले, अभी वो अलग पढ़ा रही है। एंड देन आप एग्जामपुर में भी जो सर पढ़ाते हैं उनसे भी पढ़ सकते हो, सब अच्छा पढ़ाते हैं। पढ़ने का मतलब आप उनके चक्कर में मत पढ़ना, वहां से केवल उन चैप्टर को एक बार देख लेना कि चैप्टर्स में होते क्या है, वो करते क्या है। उस पर नोट्स मत बनाने लग जाना कि वो नोट्स बनाने लग गए रीजनिंग के नोट्स नहीं बनते। रीजनिंग में केवल दो तीन चीजें हैं, उसको दिमाग में सेट करना होता है, सेट करने के बाद पेपर बनाना होता है। लास्ट ईयर के पेपर बनाओ या किताब बनाओ, दोनों में से ये आपके ऊपर है। अगर आप किताब बनाते हो तो थोड़ा सा बूस्ट रहेगा, आपको लगेगा कि मैंने किताब बनाई, और अगर आप लास्ट ईयर क्वेश्चन बनाते हो तो वो और अच्छा बूस्ट करेगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मैंने जो एग्जामिनर का माइंड सेट है उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन लगा लिया। क्योंकि हाल ही के जो क्वेश्चन देखे गए हैं ईएलपी में, ईएलपी का रीजनिंग देखना आउट ऑफ वे था। आप उस रीजनिंग को इस दुनिया में किसी भी किताब में देखोगे ही नहीं। अब तो देखोगे क्योंकि वो पेपर आ चुका है। पेपर होने से पहले जो एलपी टेक्नीशियन में रीजनिंग थी ना, वो रीजनिंग आप किसी भी किताब से देखे ही नहीं होगे। ऐसी रीजनिंग आई थी, लॉजिकल रीजनिंग, फोटो वाली रीजनिंग। तो वो किसी के सिखाने से नहीं सीखोगे आप, केवल आप सीखोगे कैसे? जब आप उसको अपने दिमाग को कंडीशन के हिसाब से सेट करना समझ जाओगे। वो समझोगे कैसे? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अलग अलग वैरायटी के देखोगे। और अगर आपको लगता है कि क्लास लेनी चाहिए तो क्लास लो, लेकिन नोट्स नहीं बनाना कि आप बैठ गए एकदम बकायदा पूरे क्वेश्चन नोट कर रहे हो कैसे इसको सॉल्व करना। नहीं, वीडियोस को देखो और एक रफ कॉपी में एक शॉर्ट नोट बना के रख लो कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? और जो भी 100 80 80 60 60 लेक्चर की सीरीज हैं, जिनका भी आपको पसंद है, मैंने इतने सारे नाम ले लिए, उनका देखो। देन आप लास्ट ईयर प्लेटफॉर्म वाली किताब उठाना और लग जाना, या फिर RS अग्रवाल उठा लेना, या फिर अरिहंत उठा लेना। इसमें भी टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सॉल्व कर लेना, ठीक है? तो ये था रीजनिंग का फंडा। अब आप ये मत कहना कि चैप्टर आपने बताया नहीं, हालांकि मैंने लिख के रखा हुआ था चैप्टर, ये इसमें लिखा हुआ है मैंने, ठीक है? लेकिन चैप्टर्स का सीक्वेंस इसमें कुछ फिट नहीं बैठता। ये आपके ऊपर है, आप कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है? इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैथ की तरह आपको पहले ये फिर ये नहीं। इसमें सबसे पहला स्टेप है कि आप वो अल्फाबेट का नंबर याद कर लो, वहीं से आपकी शुरुआत होती है रीजनिंग की, ठीक है? और इजोटी मत याद करना, सीक्वेंस याद करना, A1 B2 C3 एकदम दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। और आप लोगों से एक कंप्लेन है मेरी कि मैं बहुत मेहनत करके, ये देख लो, ये देखो, बिल्कुल इतनी मेहनत, मतलब सॉरी दिखा आप लोग ये मत समझना मैं मजाक कर रहा था, लेकिन हाँ एक थोड़ी सी समस्या है आप लोगों के साथ कि बहुत मेहनत करके मैं कुछ चीज़ें लाता हूँ लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं। जो व्यूज काउंट है ना, आप देखना, मैंने कभी गलत चीज नहीं बताई। गलत चीज बताता तो आप लोग खुद डिसलाइक करते, भर भर के डिसलाइक करते। लेकिन मैं खुद देखता हूँ 500 लोग देखते हैं, कभी कभी 1000 तक देख लेते हैं, लेकिन 0 डिसलाइक होता है। ये मुझे खुद प्रेरणा देता है कि शायद मैंने कुछ एक्सट्रीम अच्छी चीजें बता दी जो कि किसी एक इंसान को भी ना पसंद आई है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में कुछ डिसलाइक आने चाहिए, कुछ लोग होने चाहिए जो मेरी कुछ गलतियां बताएं, ठीक है? लेकिन उसके बदले में आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो कीजिए। एक इंसान आपके लिए अपना डाटा खर्च करता है, अपना समय निकालता है, आपको कुछ प्रेरणा देता है। आपके लिए मैंने मोटिवेशन वीडियोस बनाना शुरू कर दिए ऑडियो फॉर्म में, ताकि आप कम समय में एनर्जेटिक हों। इसमें मेरा कुछ फ़ायदा नहीं लग रहा है आपको। मैं चाहता तो मैं 10-10 मिनट की वीडियोस फेस के साथ बनाऊं, लेकिन आपको पता है एक 10 मिनट की वीडियो बनाने के लिए 1 घंटा समझना पड़ता है, 1 घंटा सीक्वेंस सोचना पड़ता है कि क्या बताना है, क्या बोलना है। एम ही नहीं है कि कैमरा खोला और चालू हो गया, नहीं। मुझे लगभग 80,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। अगर गलती से भी कोई गलत चीज़ निकली तो कितने लोगों के ऊपर गलत प्रभाव जाएगा। बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, इसलिए सोच समझ के वीडियोस को बनाना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है। लेकिन जब उस समय का
कुछ मिलता नहीं है। कुछ का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो अप्रिशिएट होती है, एक अंदर से खुशी होती है। अगर आपको मैं कुछ ऐसी टेक्निक बता दूँ, कुछ ऐसी चीज़ बता दूँ जिससे आपका क्वेश्चंस बनने लगे, जिससे आपको पढ़ने में मज़ा आने लगे, तो आप बार-बार मेरी वीडियोज़ को देखोगे। आपको पढ़ने में मन नहीं लगता। जैसे मोटिवेशन वीडियो बनाता हूँ, तो देखते ही आपके मन में एक अलग सी ऊर्जा, एक मतलब आपके पूरे शरीर में वाइब्रेशन सी आ जाती होगी कि नहीं यार पढ़ना चाहिए, नहीं यार मुझे तो रेलवे में जाना है, नहीं यार मुझे तो ट्रेन चलानी है ना? आती होगी ना? उसी तरीके से मैं जब अपने सॉफ्टवेयर को खोलता हूँ ये यूट्यूब के, तो उसमें जब मैं यूट्यूब का वो देखता हूँ जितने वीडियोस चले हैं व्यूज, वो जब 100 200 300 400 होती है तो बहुत अंदर लगता है कि यार 80 80 83 हजार लोग सब्सक्राइबर में हैं, लेकिन देखते कितने हैं? 200 300 400 500। थोड़ा सा दिल में एक होता है। अगर आप लोग भी भारी संख्या में देखते तो मुझे भी पीछे से बल मिलता। क्या बल मिलता कि यार इतने सारे लोग देख रहे हैं, तेरे इंतजार में हैं। हालांकि इंतजार में तो बहुत सारे लोग वैसे भी हैं, तभी तो आप लोग देखते हो। जो आज 400 500 लोग देख रहे हैं रेगुलर बेस पे, वो भी कहीं ना कहीं मेरा इंतजार करते हैं कुछ अच्छी चीज़ों के लिए। लेकिन उन लोगों से दरखास्त है कि कम से कम आप अपने छोटे भाई बहनों में मेरे वीडियोस को शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।